नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है हिंदी उपन्यास डार्क हॉर्स भाग 3। जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं पर आधारित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो बेहद ही हास्य एवं रोमांच से भरा है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस डार्क हाउस उपन्यास का हर भाग सुनें और आनंद लें। अब संतोष अपने सपनों के नगर मुखर्जी नगर में खड़ा था। चारों तरफ सफल अभ्यर्थियों के पोस्टर ही पोस्टर, इनकी सफलता का शिल्प रचने वाले महान कारीगरों के नामचीन कोचिंग के होर्डिंग्स भिन्न भिन्न मुद्राओं में बातचीत और चिंतन कर जा रहे भविष्य के सिविल सेवक, जूस की दुकान पर सूखे और बाढ़ की चर्चा, चाय की दुकान पर GDP पर बहस, कोचिंग से छूटे किताब से भरे बैग वाले छात्र का तुरंत किताबों की दुकान पर ये दिल मांगे मोर टाइप से किताब ढूंढना, ठीक वैसी नज़र से जैसे बगुला सागर में मोती ढूंढ रहा हो। पराठे की दुकान पर आतंकवाद से निपटने की चर्चा। ऐसा अद्भुत नगर था मुखर्जी नगर। अभी अभी मुखर्जी नगर उतरा संतोष, जो अपने दिल में तैयारी का एक दिया लिए उतरा था। ऐसे दृश्यों को देखकर अब वो कुछ ही पल में मसाल बन चुका था। बिजली के खंभों और पेशाब घरों में लगे 1 से 900 रैंक तक के सभी सफल छात्रों के पोस्टर में संतोष खुद को महसूस कर रहा था। वह इस नई दुनिया का हिस्सा बनकर गौरवान्वित था। 10 से 15 मिनट तक इस एहसास को पी लेने के बाद अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ राय साहब, नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं, यहाँ मुखर्जी नगर पहुँच गए हैं, संतोष ने कहा। उधर से राय साहब की आवाज़ आई, स्वागत है भाई, कहाँ पर हैं अभी आप खड़ा? जी, ये बत्रा सिनेमा के ठीक सामने खड़े हैं। एक ठो जूस का दुकान है, उसी के पास हैं, संतोष ने इधर उधर नज़र टटोलते हुए कहा। बस 10 मिनट रुकिए, वहीं हम आते हैं, कहकर राय साहब ने फ़ोन काटा। संतोष की राय साहब से मुलाकात बोकारो में एक शादी के दौरान हुई थी। राय साहब ने तभी संतोष को अपना पता ठिकाना और नंबर देते हुए कहा था, अगर दिल्ली में मन हो तैयारी करने का तो ज़रूर बताइएगा। राय साहब का पूरा नाम कृपा शंकर राय था। वे मूलतः यूपी के गाजीपुर से थे। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए रह रहे थे। पिछले साल ही उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में IAS की मुख्य परीक्षा दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में MA करने के बाद उन्होंने BEd भी कर रखा था। किसान परिवार से थे, पर किसानी ठीक ठाक थी। पिता खेती बाड़ी से मजबूत थे। कृपा शंकर के झड़ते बाल और तेजी से लटकती झुर्रियों के अदब में साथी उन्हें राय साहब कहते थे। अरे लीजिए, आ ही गए आप भी आइए IAS बनने। सामने से आते ही संतोष को गले लगाते हुए राय साहब ने कहा, देखिए अब आपकी शरण में है, जो बना दीजिए, IAS या IPS। संतोष ने अपनी चॉइस बताते हुए कहा। बातों से स्पष्ट था वह राजस्व सेवा में नहीं जाना चाहता था। 5 फीट 6 इंच अंडर शटिंग किए हुए, खुद से मिलवाया हुआ सफ़ेद पर फिरोजी चेक की शर्ट और काली पैंट पहने, बड़ा बकलस वाली बेल्ट, बिना फ्रेम का चश्मा लगाए और पैरों में सफ़ेद मोजे पर अपनी साइज से 2 नंबर ज़्यादा का लाल कलर का फ्लोर
फ्लोटर पहने राय साहब एकदम 2007 मॉडल अरस्तू लग रहे थे। चलिए रूम पर चलते हैं, राय साहब ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ चलिए, देखें आपका महल, संतोष ने भरे उत्साह से कहा। महल नहीं, कुटिया कहिए, तपस्या करना होता है, राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ रूम है आपका, संतोष ने पूछा। बस यहीं 5 मिनट में नेहरू विहार में है, चलिए न, पैदल ही पहुंच जाएंगे, राय साहब ने कदम बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, ये सब इलाका मुखर्जी नगर में ही है ना, संतोष ने पूछा। हाँ, यहाँ सारी कोचिंग है और बस नाले के पास सटा हुआ है नेहरू विहार, सब एक ही एरिया है। नाले के पार, संतोष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। घबराइए नहीं, उस पर पुल बना हुआ है, नाला तैर कर नहीं जाना है, राय साहब ने कहा। दोनों ठहाका मार हंसने लगे। संतोष राय साहब की वाक्पटुता पर मोहित होने लगा था। मन ही मन सोचा, ये होती है खास बात आदमी में, ऐसे नहीं मेंस दे दिया है IAS का। संतोष बड़ा वाला बैग दोनों हाथों से पकड़े, छोटा वाला पीठ पर लटकाए राय साहब के साथ चलने लगा। तैयारी करने के लिहाज से 5 साल जूनियर होने के कारण उसने खुद से सीनियर राय साहब को बैग पकड़ने के लिए देना उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ पहले से ही कपार पर ज्ञान का बोझ उठाए राय साहब ने अपनी तरफ से अतिरिक्त बोझ उठाना जरूरी नहीं समझा। कुछ ही मिनट में दोनों नाला पार कर नेहरू विहार के फ्लैट नंबर 394 के नीचे पहुंच गए। संतोष ने मकान देखते ही कहा, महाराज एकदम झक्कास है, राय साहब पूरा ले लिया है क्या? राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर तो आइए, ऊपर 3rd फ्लोर है अपना, इसमें 4 फ्लोर है, 8 लड़का रहता है, सब फ्लोर पर 25 गज का एक कमरा है। देखिएगा थोड़ा सीढ़ी पर सर बचाकर चढ़िएगा। कितने का है राय साहब कमरा? संतोष ने पूछा। 4000 प्लस बिजली पानी है संतोष जी, राय साहब ने आंखें तरेर कर बताया। ऊपर कमरे तक पहुंचते संतोष का दम फूल चुका था। इतना भारी बैग लेकर चढ़ना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा था। दमे के मरीज की तरह हाँफ रहा था बेचारा। राय साहब ने ताला खोला और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। घुसते ही संतोष को एक ऐसी गंध आई जिसे उसने अब इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। एकदम नया घिनहा फ्लोर था। दुर्गंध में भी इतनी वैरायटी होती है, यह संतोष ने अभी अभी जाना था। ऐसी दुर्गंध भागलपुर सब्जी मंडी में बरसात के दिनों में भी नहीं सूंघी थी। उसने उकाई आने लगी, पर मजबूरी में अगले ही क्षण उसने अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण कर उस दुर्लभ दुर्गंध से अनुकूलता बिठाकर खुद को एडजस्ट कर लिया था। दिल्ली उतरते ही समझौतावादी हो गया था बेचारा संतोष। आपको कुछ महका क्या संतोष भाई? राय साहब ने संतोष को नाक सिकोड़ते देखते ही पूछा। नहीं नहीं, रूम बंद होगा ना, इसलिए मैं वैसे ठीक है, संतोष ने नाक पर एक हाथ फिराकर कहा। अरे जब आपका फ़ोन आया था तब हम खाना का टिफ़िन खोले थे, ऐसे ही खुला छोड़ निकल गए, वहीं थोड़ा स्मेल मार रहा है, राय साहब ने खुले टिफ़िन को चटाई से हटाते हुए कहा। संतोष के लिए सोचना लाजमी था कि जब खाना ऐसा गंध कर रहा है तो बाथरूम की दशा क्या होगी। संतोष को रूम पर बिठाकर राय जी दूध का पैकेट लाने नीचे चले गए। संतोष ने कुर्सी पर बैठे बैठे एक नज़र उस पूरे कमरे पर दौड़ाई। दरवाजे से घुसते ही बाईं ओर
दुर्लभ शौचालय था। उसकी दशा देख कोई भी राय साहब के सामाजिक दायरे का अंदाज़ा लगा सकता था। दुर्गंध बता रही थी, दिन भर में कम से कम 15 लोग जरूर उस बाथरूम में मूतने जाते होंगे, वो भी बिना पानी डाले। बाथरूम से बाहर एक बेसिन था जिसमें नल के पास चप्पलें खोसी हुई थीं। पान की पीक और गुटखा ऐसा अटा पड़ा था जैसे चौरसिया पान भंडार का पिछवाड़ा हो। किचन में अखबार और जूते रखे हुए थे। चूँकि खाना टिफिन का आता था, सो वहाँ कुछ और रखने का मतलब नहीं था। कभी कभार इमरजेंसी के लिए एक छोटा सिलेंडर और कुछ समझ नहीं आने वाली सामग्री एक कोने में रखी हुई थी। कमरे के अंदर एक कोने पर एक रैक में मोटी मोटी विशालकाय किताबें रखी हुई थीं। एक रैक में के निचले शेल्फ में NCERT की किताबें और उसके ऊपर बादाम का डिब्बा रखा हुआ था। दूसरे शेल्फ पर घी की शीशी, बनफूल तेल, इसबगोल की भूसी और बाल झड़ने की कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी। ऊपर के शेल्फ पर एक बड़ा सा दर्पण, पतंजलि का फेस वॉश, पतंजलि का मुरब्बा, पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट, पतंजलि का आंवला जूस, मुल्तानी मिट्टी, धृत कुमारी तेल और पतंजलि की अजवाइन एवं अरहर पाचक रखे हुए थे। पतंजलि के इतने सारे प्रोडक्ट देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद पतंजलि का UPSC के साथ कोई व्यापारिक करार हुआ हो। बेड से सटे टेबल पर पत्र पत्रिकाओं का एक बड़ा सा टीला खड़ा हुआ था। दीवार पर एक तरफ भारत और विश्व के नक्शे चिपके हुए थे और उन पर कई विशेष जगहों पर लाल हरे स्केच से गोले किए हुए थे, जैसे किसी गड़े खजाने की खोज का मिशन हो। दीवार पर एक तरफ हनुमान जी और माँ काली की बड़ी सी तस्वीर ब्लैक टेप से चिपकाई गई थी। बेड के सिरहाने 15-20 पन्नों के में लिखे सिलेबस को साटा गया था। जो जगह बची हुई थी वह वहाँ मुख्य खबर वाली अखबार की कतरन को साट दिया गया था। पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी दवाखाने वाले वैद्य का तंबू हो। 25 गज के इस कमरे में बेड, मेज, कुर्सी, रैक समेत बाकी सामान रखने के बाद बस इतनी सी ही जगह बची थी जहाँ संतोष ने अभी अभी अपना बैग रखा था। संतोष ने मन ही मन सोचा, सचमुच तपस्या कर रहे हैं लोग यहाँ। कहानी समाप्त हुई। अगले भाग में सुनते हैं अगला भाग।